दोस्तों, अवैध संबंधों का सिलसिला जब एक बार शुरू हो जाता है तो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। और ऐसे रिश्ते शुरुआत में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इन रिश्तों का क्या अंजाम होता है वह किसी को पता नहीं होता है। और ऐसे रिश्ते आप कितना भी छिपा लीजिए, छिपते नहीं हैं। सतेंद्र को भी इसकी जानकारी हो ही जाती है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। फिर वह एक दिन इधर उधर की बातें सुनते सुनते सुलह पर बरस पड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे बारे में क्या अनाप शनाप सुन रहा हूँ, मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का तो ख्याल किया करो। दोस्तों, आज की कहानी कानपुर शहर से है। तो इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अवैध रिश्ता उसके पति के जान की दुश्मन बन जाता है। तो उसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह वीडियो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देने वाला है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल जुर्म की कहानियां को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 14 मई 2017। कानपुर शहर के अरमापुर स्टेट के रहने वाले लोग सुबह टहलने के लिए निकले थे। जब वो कलायसपुरी पुलिया के निकट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सड़क के किनारे खून से लथपथ एक लाश पड़ी हुई है। थोड़ी ही देर में कानों कान बातें इधर उधर बहुत दूर तक फैल जाती है। इंटरनेट का जमाना है, तो तुरंत ही वहां पे भारी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। दोस्तों लोग देखते हैं कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है और पास में जिस वस्तु से लाश को कुचला गया था, लाश को मार के पिटाई करके मारा गया था, वह सीमेंटेड पत्थर भी वहां पे मौजूद था जिस पे अभी भी खून लगा हुआ था। इसकी सूचना किसी ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी दे दी और पुलिस अधिकारी वहां पे घटनास्थल पे आ जाते हैं। पुलिस अधिकारी आशीष मिश्र होते हैं, वो आते हैं और वहां पर लाश का बारीकी से निरीक्षण करने लगते हैं। दोस्तों, लाश सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़ा था और उसके नजदीक एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। हत्या किसी मजबूत और भारी चीज से सिर पे प्रहार करने के बाद हुआ था। उसके बाद पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को ईंट से इतना बुरी तरह से कुचल दिया गया था कि वह पहचान में नहीं आ रहा था कि यह लाश किसकी है। आशीष मिश्र लाश का निरीक्षण कर ही रहे थे कि एसपी संजय कुमार यादव, सीओ ज्ञानेंद्र सिंह और नम्रता श्रीवास्तव भी वहां पे आ पहुंची थी। अधिकारियों के आदेश पर फॉरेंसिक टीम भी वहां पे आ गई। फॉरेंसिक टीम ने अपना काम कर लिया तो पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल और लाश का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा थे, पर कोई भी लाश को पहचान नहीं कर सका था। इससे स्पष्ट पता चल रहा था कि मृतक कहीं और का ही रहने वाला है, क्योंकि यदि आसपास का रहने वाला होता तो लोग कोई न कोई उसके कपड़ों से या उसके हाव भाव से या शरीर की बनावट से उसकी पहचान तो कर ही लेते ना। जब लोग लाश की पहचान नहीं कर सके तो एसपी संजय कुमार यादव ने मृतक के कपड़ों की तलाशी लेने को कहा। सिपाही राम कुमार ने मृतक के पैंट की जेब में हाथ डाला तो उसमें से एक परिचय पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस मिला। लाइसेंस और परिचय पत्र पर एक ही नाम सुरेंद्र कुमार तिवारी पुत्र नीरज कुमार तिवारी लिखा हुआ था। इसका मतलब था दोनों चीजें उसी की थी। दोनों पर पता मसवानपुर कच्ची बस्ती दर्ज था। परिचय पत्र के अनुसार वह रक्षा प्रतिष्ठान में संविदा कर्मचारी था। लाइसेंस और परिचय पत्र के मिले पते के आधार पर दो सिपाही राम कुमार और मेवालाल को उसके घर के पते पर भेजा गया। तो वहां एक लड़का उनको मिलता है। उसे परिचय पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया गया तो वह कहता है कि अरे, यह तो परिचय पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जो है तो मेरे पिताजी का है। वह कहाँ हैं? कल रात के 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक लौट के नहीं आए हैं। सिपाहियों ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम जय तिवारी बताया। इसके बाद सिपाहियों ने बताया कि अरमापुर स्टेट स्थित कैलाश नगर पुलिया के पास एक लाश मिली है। उसकी पैंट की जेब से यह परिचय पत्र और यह लाइसेंस मिला है। वह उनके साथ चलकर लाश को देख ले, कहीं वह लाश उसके पिता की तो नहीं है। जय अपने चाचा सर्वेश तिवारी के साथ लेकर सिपाहियों के साथ चल पड़ा। घटनास्थल पर पहुंचकर उसने लाश देखी तो फपक फपक कर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, सर, यह लाश मेरे पिताजी सतेंद्र तिवारी की ही है। पता नहीं किसने इनकी हत्या कर दी। जय के साथ आए उसके चाचा सर्वेश ने भी लाश की पहचान अपने भाई सतेंद्र तिवारी के रूप में कर दी थी। घटनास्थल पर मृतक का बेटा और भाई आ गए थे, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक नहीं आई थी। दोस्तों,
थाना प्रभारी आशीष मिश्र ने जैसे उसकी मां के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी मां सुलभ बिजधन गांव गई है। उसकी माता का नाम दोस्तों सुलभ था। थाना प्रभारी ने फोन द्वारा उसे सूचना दी तो थोड़ी देर में वह भी घटनास्थल पर आ गई। पति की लाश देखकर सुलभ बेहोश हो गई। तब साथ आई महिलाओं ने किसी तरह उसे संभाला। उस समय वह कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी, इसलिए पुलिस ने भी उनसे पूछताछ उतना ज्यादा करना उचित नहीं समझा। सीओ ज्ञानेंद्र सिंह ने मृतक के बेटे जय से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पिता सत्येंद्र कल रात 10 बजे घर से यह कहकर निकले थे कि वह 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। जब काफी देर तक वह लौट कर नहीं आए तो उसने यह बात अपने चाचा सर्वेश तिवारी को भी बताई। उसके बाद उसके चाचा के साथ पिता की काफी खोज की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला था। सुबह सिपाहियों से पता चला कि उनकी तो हत्या हो गई है। थोड़ी देर बाद मृतक की पत्नी सुलभ सामान्य हुई तो पुलिस अधिकारियों ने उसे सांत्वना देकर उससे भी पूछताछ की। उसने बताया कि उसके पति ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ठेके पर काम करते थे। लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वृंदावन एसोसिएट्स द्वारा उन्हें ओएफसी में काम पर लगाया गया था। इस कंपनी की ओर से मजदूरों का ठेका दिनेश खंडेवाल और उनका मुंशी अमन लेता था। लगभग 5 महीने पहले उसके पति सत्येंद्र का पैसे के लेन देन को लेकर ठेकेदार दिनेश और मुंशी अमन से झगड़ा हुआ था, जिसमें मारपीट भी हुई थी। इसके बाद वह काफी परेशान रहते थे। वह शराब भी ज्यादा पीने लगे थे और वह कहती है कि कहीं ठेकेदार दिनेश और मुंशी अमन ने ही तो उनकी हत्या नहीं कर दी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाने आकर थाना प्रभारी आशीष मिश्र ने सत्येंद्र तिवारी की हत्या और मुकदमा दर्ज कराकर ठेकेदार दिनेश और उसके मुंशी अमन को हिरासत में ले लिया गया। थाने में दोनों सत्येंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो दोनों ने साफ मना कर दिया। अमन ने कहा कि पैसों को लेकर उसका सत्येंद्र से झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन वह झगड़ा ऐसा नहीं था कि बात हत्या तक पहुंच जाती। सत्येंद्र की पत्नी उसे गलत फंसा रही है, ऐसा ही दिनेश ने भी कहा था। उनकी बातों से पुलिस को लगा कि दोनों निर्दोष हैं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। आशीष मिश्र को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जबकि अधिकारियों का उन पर काफी दबाव था कि आप मामले को जल्दी सोल्व करें। अंत में उन्होंने मुखबिरों का सहारा लिया। आखिरकार उन्हें मुखबिरों से मदद मिल ही गई दोस्तों। किसी मुखबिर ने उन्हें बताया कि सत्येंद्र की हत्या उसके बेटे जय ने ही की है और इसमें उसकी मां सुलभ और उसके प्रेमी दीपक कठेरिया का भी हाथ हो सकता है। बात थोड़ी हैरान करने वाली तो जरूर थी, लेकिन अवैध संबंधों में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अवैध संबंध का परिणाम कहां तक जा सकता है दोस्तों, ये नहीं कहा जा सकता। यह सब विचार करने के बाद आशीष मिश्र ने मसवानपुर स्थित मृतक सत्येंद्र तिवारी के घर पर छापा मारकर जय और उसकी मां सुलभ को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर सुलभ और जय से सत्येंद्र की हत्या के बारे में पुलिसिया हिसाब किताब से पूछताछ की गई दोस्तों। तो वो दोनों कस्में खाने लगे। वो दोनों कहने लगे कि मैं अपने पति क्यों हत्या करूंगी। बेटा कहने लगा कि मैं अपने पिता का क्यों हत्या करूंगा। लेकिन पुलिस के पास जो सबूत थे उससे पुलिस ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। फिर तो माँ बेटे ने सत्येंद्र की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पता चला कि जय ने पड़ोस में रहने वाले दीपक कठेरिया की मदद से पिता की हत्या की थी, क्योंकि सुलभ के दीपक कठेरिया के साथ अवैध संबंध थे। सत्येंद्र इस बात का विरोध करता था। शराब के नशे में वह अक्सर पत्नी और बेटे की पिटाई करता था। उसकी इस हरकत से तंग आकर बेटे और प्रेमी की मदद से सुलभ ने पति की हत्या करवा दी थी। सत्येंद्र की हत्या में दीपक का नाम आया तो पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में दीपक ने जय और सुलभ को देखा तो उसने भी सत्येंद्र की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि जब ये दोनों यहाँ पे हैं तो इन्होंने हत्या की घटना की जानकारी तो दे ही दी होगी। इसके बाद दीपक और जय ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और खून से सने अपने कपड़े बरामद करा दिए थे, जो जय ने अपने घर में छिपा रखे थे। सभी से पूछताछ में सत्येंद्र तिवारी की हत्या की जो कहानी सामने आई वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों, और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अवैध संबंध कितना नुकसानदायी है। कैसे हंसता खेलता परिवार अवैध संबंधों की आंधी में उजड़ जाते हैं दोस्तों। कहानी कुछ इस प्रकार से थी
कि कानपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर एक कस्बा बसा है, बिल्हौर। इसी कस्बे से कुछ दूरी पर एक गांव है, उसका नाम है बिसधन। यह गांव ब्राह्मणों से भरा हुआ है, यहाँ ब्राह्मण अधिक संख्या में है। इसी गांव में रमेश चंद्र दुबे अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां सुभी और सुलभ तथा एक बेटा अरुण था। रमेश चंद्र दुबे अध्यापक थे, उनके पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी। इस तरह उनका गुजर बसर आराम से हो रहा था। बड़ी बेटी सुभी की शादी उन्होंने कनौज में की थी। इसके बाद सुलभ शादी लायक हुई तो कानपुर शहर में मसवानपुर बस्ती में रहने वाले नीरज तिवारी के बेटे सत्येंद्र से, यानी मृतक से, उसकी शादी कर दी गई थी। सत्येंद्र प्राइवेट नौकरी करता था, उसका रंग थोड़ा सांवला था और वह सुलभ से उम्र में भी बड़ा था। सुलभ काफी खूबसूरत, नौजवान और दिखने में आकर्षक थी दोस्तों। इसके बावजूद उसने कभी कोई ऐतराज अपने पति से नहीं किया था। देखते देखते 5 साल कब बीत गए पता नहीं चला। इस बीच सुलभ 2 बच्चों जय और पारस की मां बन गई। बच्चों के जन्म के बाद सत्येंद्र की नौकरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में संविदा कर्मचारी के रूप में लग गई। लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वृंदावन एसोसिएट्स के तहत उसे काम पर रखा गया। यह कंपनी रक्षा प्रतिष्ठानों में मजदूर सप्लाई करने का ठेका लेती है। सत्येंद्र को वहां से ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे, इसलिए घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। बच्चे बड़े हुए तो घर में रहने की परेशानी होने लगी। सत्येंद्र बच्चों के साथ अलग मकान लेकर रहने लगा। सुलभ यही चाहती भी थी। बच्चे बड़े हुए तो खर्चा बढ़ा, जिससे घर में पैसों को लेकर तंगी रहने लगी। उसी बीच सत्येंद्र शराब पीने लगा। उसकी कमाई का एक हिस्सा शराब पर खर्च होने लगा था, तो घर के खर्च के लिए सुलभ परेशान रहने लगी। वह पति को शराब पीने को मना करती तो सत्येंद्र उससे लड़ाई झगड़ा ही नहीं करता, बल्कि मारपीट भी करता था। इस तरह अक्सर बच्चों की पढ़ाई भी व्याधित होती थी और बच्चों के स्वभाव और उनकी पढ़ाई भी इससे प्रभावित होने लगी थी। एक दिन सत्येंद्र के साथ एक युवक आता है उसके घर में, जिसके बारे में उसने सुलभ को बताया कि यह उसका दोस्त दीपक कठेरिया है। वह भी मसवानपुर में ही रहता था। दोनों साथ साथ खाते पीते थे। दीपक ने खूबसूरत सुलभ को देखा तो पहली ही नजर में उस पर मर मिटा। दीपक शरीर से हष्ट पुष्ट और सुलभ से कम उम्र का था, इसलिए सुलभ भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। दीपक उस दिन करीब 1 घंटे तक घर में रहा। इस बीच दोनों एक दूसरे को ताक झांक करते रहे, देखते रहे। 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि एक दिन सत्येंद्र फिर दीपक को घर ले आया। उसका आना सुलभ को अच्छा लगा। बातों ही बातों में दीपक ने सुलभ का फोन नंबर ले लिया। इसके बाद दीपक ने बहाने से सुलभ को फोन किया तो उसने बातचीत में दिलचस्पी दिखाई। फिर तो दोनों तरफ से बातें होने लगी। यानी कि दोस्तों सुलभ ने भी दीपक को उसके प्रेम में सह दिया, साथ दिया। तो इस तरह से बात तो आगे बढ़नी ही थी दोस्तों। एक दिन सुलभ घर में अकेली थी। वह आंगन में खड़ी नहा करके अपने बाल को सुखा रही थी। तभी दीपक वहां पे आ जाता है। उस दिन दीपक को कुछ वह ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी निगाहें सुलभ के चेहरे पर जम गई। यही हाल सुलभ का भी था। अपनी स्थिति को भांपकर सुलभ ने चुप्पी तोड़ी। तुम तो ऐसे मुझे देख रहे हो जैसे पहली बार देखा है। इस तरह अकेली तो पहली बार ही देख रहा हूं। इसके पहले तो चोरी चोरी देखना पड़ता था। आज खुलकर देखने का मौका मिला है। अब पता चला कि तुम कितनी खूबसूरत हो। ऐसा क्या है मुझ में जो मैं तुम्हें इतनी खूबसूरत लग रही हूं? सुलभ ने दीपक की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि जिसे तुम्हारी खूबसूरती देखने का मौका मिला है। वैसे आप हैं बहुत बातें बनाने वाले। बातों में उलझाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। किसी की बीवी को फंसाने में तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसा करते शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? खूबसूरत चीज को कौन नहीं पाना चाहता? अगर मैं तुम्हें पाना चाहता हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? कहकर दीपक ने सुलभ को अपनी बाहों में भर लिया। सुलभ कसमसाई भी और बनावटी विरोध भी जताया, लेकिन उसके बाद खुद को समर्पित कर दिया। दीपक ने उस दिन सुलभ को जो सुख दिया उससे वह भाव विभोर हो उठी। दीपक से असीम सुख पाकर सुलभ उसकी दीवानी बन गई। वह यह भी भूल गई कि वह 2 जवान बच्चों की मां है। अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो वक्त के साथ बढ़ता ही गया और ऐसे रिश्ते छिपे भी नहीं रहते
सत्येंद्र को भी इसकी जानकारी हो गई। फिर तो वह सुलभ पर बरस पड़ा। मैं तुम्हारे बारे में क्या अनाप शनाप सुन रहा हूं सुमन। मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का तो ख्याल किया करो। तुम्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए। मैंने ऐसा क्या गलत कर डाला जो लोग मेरे बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं? सुलभ ने कहा। मुझे पता चला है दीपक वक्त बेवक्त घर पे आता है और जब मैं नहीं रहता हूं तब भी वो घर में आता है। तुम उससे हंस हंस कर बातें करती हो। तुम्हारे दीपक के साथ नाजायज संबंध है। आखिर मेरी जिंदगी को नरक क्यों बना रही हो? नरक तो तुमने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी खराब कर रखी है। पत्नी और बच्चों को जो सुख सुविधा चाहिए वह तुमने कभी नहीं दी। तुम जो कमाते हो शराब में उड़ा देते हो। दीपक हमारी मदद करता है तो उस पर इल्जाम लगाते हो। सुलभ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सुरेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह सुलभ को बेरहमी से पीटने लगा। पीटते हुए उसने कहा, मेरा खाती है और मुझसे ही जुबान लड़ाती है। इसके बाद यह रोज का नियम बन गया। सुलभ अपने काम से पीछे नहीं हट रही थी और सत्येंद्र अपने पिटाई करने वाले रवैये से पीछे नहीं हट रहा था। दोस्तों, देर रात सुरेंद्र नशे में धुत होकर आता और बात बेबात सुलभ को साथ मारपीट करता था। दोनों बच्चे जय और पारस मां को बचाने आते तो वह उन्हें भी गालियां देता था, उनकी पिटाई भी कर देता था। अब तो वह रात दिन नशे में डूबा रहने लगा था। कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता। वेतन कम मिलता तो वह ठेकेदार और मुंशी से भी लड़ने लगता। दोस्तों, ऐसा होता है कि यदि आपका घर में सुख शांति नहीं है, यदि आपके घर में कलह है दोस्तों, तो उसका असर आपके काम काज पर भी पड़ता है। यदि आप घर में लड़ाई झगड़ा करके आते हो तो आप कहीं बाहर जाओगे तो आप किसी का रास्ते में टेम्पो वाले से झगड़ा हो जाएगा। कहीं आप कार्यालय में जाओगे तो किसी और से झगड़ा हो जाएगा। कोई आपसे सही बात भी कर रहा होगा तो आपको लगेगा कि यह मेरा कटाक्ष कर रहा है। यही चीज़ सत्येंद्र के साथ हो रहा था। जब उसके घर में कलह हो रहा था तो इसका खामियाजा उसको बाकी जगहों पर भी मिल रहा था। दोस्तों, रोज रोज की मारपीट से सुलभ और उसके बेटे जय अजीज आ चुके थे। आखिर उन्होंने सत्येंद्र से छुटकारा पाने की योजना बना डाली। उस योजना में सुलभ ने अपने प्रेमी दीपक कठेरिया को भी शामिल कर लिया। दीपक इसलिए योजना में शामिल हो गया था क्योंकि सत्येंद्र उसके संबंधों में बाधक बन रहा था। सुलभ की पिटाई उसे भी चुभती थी। योजना के तहत दीपक मसवानपुर स्थित पवन ऑटो से एक लोहे की रॉड खरीद लाया और मेडिकल स्टोर से एक पत्ती नशीली की गोलियां भी ले आया। दिनांक 12 मई 2017 को योजना के तहत सुलभ अपने मायके बिजधन चली गई। अगले दिन रात 8 बजे सत्येंद्र घर आया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह चारपाई पर लेट गया। तभी जय ने दीपक को बुला लिया। योजना के तहत जय ने जूस में नशीली गोलियां घोलकर पिता को पिला दी। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया तो दीपक और जय उसे उसकी मोटरसाइकिल पर बैठाकर अरमापुर स्टेट स्थित कैलाश नगर पुलिया पर लेके गए। वहां रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों ने सत्येंद्र को मोटरसाइकिल से उतारा और सड़क किनारे पुलिया के पास लिटाकर लोहे की रॉड से उसके सिर पर कई वार किए, जिससे उसका सिर फट गया और वह तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है, वहीं मर जाता है। जय को पिता से इतनी नफरत थी कि उसने सड़क के किनारे पड़ी सीमेंट की ईंट उठाई और उसके चेहरे को कुचल दिया। हत्या करने के बाद जय और दीपक पैदल ही घर वापस आ गए। 18 मई 2017 को पूछताछ के बाद थाना अरमापुर पुलिस ने अभियुक्त दीपक, जय और सुलभ को कानपुर की अदालत में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। जो भी भाई कमेंट्स करेंगे उनका नाम मैं अपने वीडियो में लूँगा। और हमेशा की तरह यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सनसनीखेज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।